हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी अभी कुछ वीडियो से मैं इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा रही थी। थॉरोली मैंने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाया है, टिल एनालिसिस ऑफ इंडक्शन मोटर थ्रू इक्विवेलेंट सर्किट। ये सारा टॉपिक मैंने कवर किया। आज मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना बता रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने पावर फ्लो डायग्राम बताया था, जिसमें मैंने हर स्टेज की पावर का एक्सप्रेशन शो किया था। तो उसी टाइप से मैं इस प्रॉब्लम को डील कर रही हूँ, उन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज़ करके। पर जो इक्विवेलेंट सर्किट में यूज़ करने वाली हूँ वो ये वाला है, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें मैंने पैरेलल ब्रांच या शंट ब्रांच में जो RO या R0 रेजिस्टेंस होता था, जो स्टेटर के कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करता था, उसको मैंने मतलब अप्रोक्सीमेशन के थ्रू रिमूव किया, क्योंकि उस RO के अक्रॉस जितनी हीट डेवलप हो रही है ड्यू टू कोर लॉसेस ऑफ स्टेटर, वो हम इंक्लूड कर ले रहे हैं एक क्वांटिटी में, लॉसेस की क्वांटिटी में, फिक्स लॉसेस के टर्म्स में। तो इसलिए वो लॉसेस हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ फिक्स लॉसेस पहले से, मतलब R0 के अक्रॉस होने वाले लॉसेस हमने इंक्लूड कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्स लॉसेस। तो इसलिए मैं ये पैरेलल ब्रांच हटा सकती हूँ, और ऐसा ही रीज़न मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट समझाने के टाइम पे दिया था। तो ये मेरा रीज़न है कि मैंने यही इक्विवेलेंट सर्किट क्यों सिलेक्ट किया है, मैंने RO के रहते हुए क्यों नहीं सिलेक्ट किया, या फिर मैंने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वाला इक्विवेलेंट सर्किट क्यों नहीं सिलेक्ट किया। यही क्यों किया, रीज़न यही है बेटा कि R0 के अक्रॉस होने वाला जो हीट लॉस है वो हमने कंसिडर कर लिया है एक लॉस की टर्म में, तो इसलिए मैं उसको वहाँ पर रिमूव कर लेती हूँ। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में X0 और ये जो रोटर की का रिप्रेजेंटेशन है या इक्विवेलेंट पार्ट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टोटल इम्पिडेंस बनता है वो ZF है। और ये ZF जो होगा वो X0 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इधर के रेजिस्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट, सीरीज कंपोनेंट के साथ। मतलब अगर आप देखें तो ZF जो है वो X0 JX0 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है R2 डैश बाय S प्लस JX2 डैश के साथ। ये भी मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाते टाइम समझा चुकी हूँ। तो अभी मैंने आपको रीज़न दिया कि मैंने R0 ब्रांच हटाकर अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को ही क्यों कंसिडर किया है यहाँ पर, और दूसरा मैंने ZF का मीनिंग बताया है। अब ZF के साथ सीरीज में R1 प्लस JX1 ले लूँ, मतलब इस टाइप से ZF Z इज इक्वल टू R1 प्लस JX1 प्लस ZF, ये जो टोटल इम्पिडेंस बन रहा है वो इम्पिडेंस है जो A और B से अंदर झांकने पर ड्यू टू इंटायर इक्विवेलेंट सर्किट टोटल इम्पिडेंस हमको जो दिख रहा है वो Z है। और वही Z को मैं R1 प्लस JX1 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ X0 और विद दिस ब्रांच ये कंसिडर किया, और इसी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब ZF को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ RF प्लस JXF से। मतलब Z जो यहाँ से नजर आ रहा है कैपिटल A B के बीच का जो टोटल इम्पिडेंस है वो R1 प्लस JX1, और इस पूरे की वजह से RF प्लस JXF ऐसा नजर आ रहा है, और इसी को मैं यूज करने वाली हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो चलिए यहाँ से मैं हटा देती हूँ, ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नीचे भी लिखा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, द पर फेज ओम्स रेफर टू स्टेटर, मतलब हमारा जो स्टेटर को रेफर करने वाली जो सारी क्वांटिटीज है पर फेज की वो देकर रखी है। कंटेंट इन अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड 400 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज 4 पोल्स इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर कैसी, 4 पोल की 50 हर्ट्ज पे चल रही है, लाइन टू लाइन सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट्स का है, स्टार कनेक्टेड है, 3 फेज है। ऐसी इंडक्शन मोटर में रेफर टू स्टेटर सारी ओम्स क्वांटिटीज देकर रखी। R1 की वैल्यू रेफर टू स्टेटर है तो 0.16 ओम्स, X1 0.48 ओम्स, R2 डैश क्योंकि रोटर का रेफर टू स्टेटर वाला की का रेजिस्टेंस है पर फेस का, तो मैं डैश लगाऊंगी, वो देकर रखा है। रिएक्टेंस रोटर का पर फेस का रेफर टू स्टेटर है, इसलिए X2 डैश लगा के रखा है। किसी बुक में या एग्जाम में भी प्रॉब्लम आएगी, या बुक में स्टेटमेंट दिया होगा अलग अलग बुक्स में, तो हो सकता है ये डैश ना लगाया हो, पर ये क्लियर हो जा रहा है कि ये क्वांटिटी जो मैंने पढ़ाया हो उस हिसाब से मैं डैश लेकर कंसिडर करती थी। तो ये स्टेटमेंट जो है रेफर टू स्टेटर, ये अपने आप में बता देता है कि अगर यहाँ R2 भी लिखा होगा और X2 भी लिखा होगा, आप उसको रेफर टू स्टेटर कंसिडर करके डैश वाली टर्म्स ही लेंगे। XM
मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, तो बेटा ये वाला कंपोनेंट एक्स नॉट से भी शो होता है, किसी किसी बुक में, किसी में एक्स है, एक्स फाइव से, ये फाइव है बेटा, दिस इज एक्स फाइव, और कहीं कहीं एक्स एम से भी शो होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे होंगे। मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, नो लोड कंपोनेंट, फाइव फ्लक्स से रिलेटेड कंपोनेंट, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें फिक्स लॉसेस देकर रखे, कोर, फ्रिक्शनल और विंडेज लॉसेस 450 वॉट्स इतना। अब कोर लॉसेस स्टेटर के भी आ गए, रोटर के भी आ गए, और चूंकि ये 450 वॉट्स के अंदर ही स्टेटर के कोर लॉसेस भी हैं और रोटर के कोर लॉसेस, रोटर के फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस ये रोटेशनल लॉसेस में आता है। तो स्टेटर के कोर लॉसेस हटा दे तो बाकी बचा रोटेशनल लॉसेस है, तो ये मतलब हमको रोटेशनल लॉसेस प्लस स्टेटर कोर लॉसेस का सम दिया हुआ है, और ये फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं है, लोड वेरी करने पर बदलता नहीं, बता चुकी हूँ मैं ये सारी चीजें। तो इसलिए इसको फिक्स लॉस के फॉर्म में हम आगे जहां जरूरत पड़ेगी वहां ले लेंगे, और यहां से इसलिए हमने आर नॉट वाली ब्रांच, शंट ब्रांच हटा दी है। अब मैं सबसे पहले ZF, हाँ हमें डिटरमाइन क्या क्या करना है, I1 स्टेटर करंट, स्पीड रोटर की, टॉर्क आउटपुट या फिर शाफ्ट पे अवेलेबल टॉर्क, और इफिशिएंसी। पर ये सब क्वांटिटीज कितने पर पता करनी है, 3.5 एट S इक्वल टू 3.5% पर, स्लिप कितनी है 3.5% है, इस पर ये सारी क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक एक करके पता करते हैं, पर सबसे पहले मैं ZF पता कर लूंगी। ZF जो होगा जैसा अभी बताया, JX0 पैरेलल टू R2 डैश बाय S प्लस JX2 डैश इतना होगा। इसमें सारी क्वांटिटीज रख रही है, X0 की 30 तो J30, R2 डैश की 0.14, स्लिप की 0.035, X2 डैश की वैल्यू 0.45, J0.45 ऐसा, और डिनोमिनेटर में इन सबका सम आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, कैसे फाइंड आउट करते, तो इसी तरीके से फाइंड आउट करते। अब न्यूमरेटर पूरा सॉल्व किया तो ये क्वांटिटी इंटू 30 करेंगे तो J12 आएगा, और ये क्वांटिटी इंटू 30 करेंगे तो -14.4, J स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस आया। अब न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर में ये 4 हो जाएगा, ये J30.45 हुआ। अब मैं इस पूरी टर्म को रैशनलाइज कर दे रही हूँ, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 - J30.45 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो न्यूमरेटर में भी कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर। इसको सॉल्व किया तो हमें दो टर्म्स रियल मिलेगी, दो इमेजिनरी मिलेंगी, और इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये सॉल्व हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, j स्क्वायर की वजह से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बदल जाता है। ये सब मैं बता चुकी हूँ AC सर्किट्स जब पढ़ाया मैंने तब। तो इसको सॉल्व किया तो 3600 आया, इसको सॉल्व किया तो J891.075 आया, इसको सॉल्व किया तो 943.2 आया। पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, दिस 3600 डिवाइडेड बाय 943.2 किया तो 3.816 आया, और 891.075 को 943.2 से डिवाइड किया तो 0.945 ओम्स है। मतलब ये मुझे ZF मिल गया, ये RF है, ये XF है। क्यों मैं ऐसा सेपरेट बोल रही हूँ बेटा, अभी मैं समझाती हूँ क्या रीज़न है। अब मैं Z निकाल लेती हूँ, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकाल लेती हूँ Z, तो वो हो जाएगा ये 0.16 है, J 0.48 है, और आगे RF प्लस XF जोड़ दिया, तो टोटल जो हमें मिला 3.976 प्लस J 1.425, और इसको भी मैंने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे पोलर में इसको हैंडल करना है आगे। अब अगर मुझे सबसे पहले निकालना है स्टेटर करंट, तो स्टेटर करंट मैं कैसे निकाल सकती हूँ, सप्लाई वोल्टेज जो मुझे लाइन टू लाइन देकर रखा है वो 400 देकर रखा है, वो 400 वोल्ट्स, पर फेज में मैं बात करूंगी तो 400 डिवाइडेड बाय √3। अगर इसे मैं फेजर के फॉर्म में लेती हूँ तो इसका रेफरेंस फेजर में 0 डिग्री ले लेती हूँ, मतलब V1 पर फेज का सप्लाई वोल्टेज 400 डिवाइडेड बाय √3 एंगल 0, और इस वोल्टेज को जब मैं इक्विवेलेंट इंपेडेंस से डिवाइड कर दूंगी तो इसमें फीड होने वाला करंट सप्लाई से I1 निकल जाएगा, मतलब I1 इज इक्वल टू V1 फेजर पर फेज का सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z करूंगी, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय √3 एंगल 0, और Z की वैल्यू 4.223 एंगल 19.72 इतना होगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो 54.68 आ रहा है, और एंगल 0 न्यूमरेटर के एंगल से डिनोमिनेटर का एंगल सब्ट्रैक्ट होगा तो -19.72 इतना एम्पियर्स का करंट फीड हो रहा है इंडक्शन मोटर को सप्लाई साइड से।
अब आप ये समझिए कि ये जो करंट फीड हो रहा है तो टोटल अपरेंट पावर जो फीड हो रही है वो I1 इंटू V1 फीड हो रही है। इस अपरेंट पावर का रिएक्टिव पार्ट जो होगा वो अंदर मैग्नेटिक इवेंट्स को मैनेज करने में जाएगा, मतलब फ्लक्स वगैरह वाला पार्ट मैनेज करने में जाएगा, और जो एक्टिव पार्ट होगा वो पूरा का पूरा वो होगा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट डेवलप करेगा। अब वो चाहे रेजिस्टेंस आपका मैकेनिकल लोड का रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसके अक्रॉस जो हीट डेवलप हो रही है वो रिप्रेजेंटेशन इस चीज का है कि ये पूरी की पूरी पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। रोटर कॉपर लॉसेस तो R2 डैश में से जो करंट बहेगा उसकी वजह से जो हीट डेवलप होने वाली है वो रोटर कॉपर लॉसेस में लूज होगा। R1 के अक्रॉस जो हीट डेवलप होने वाली है वो स्टेटर कॉपर लॉसेस में होगा। मतलब V1 इंटू I1, V1 इंटू I1 का रियल पार्ट होगा, नॉट रिएक्टिव, रियल पार्ट होगा, ये वो होगा जो या तो मैकेनिकल आउटपुट डेवलप करेगा या रोटर कॉपर लॉसेस में जाएगा। और यही तो एक्टिव पावर है जो लोड तक पहुंचती है, रिएक्टिव पावर तो लोड तक नहीं पहुंचती है। तो V1 I1 साइन थीटा 1 तो रिएक्टिव पार्ट हो गया जो कि कोई हमारा मैग्नेटिक इवेंट्स को मैनेज करने में जा रहा है, पर लोड तक जो पहुंच रहा है वो V1 I1 cos थीटा 1 है बेटा। अब इसे मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ V1 I1 cos थीटा 1 के फॉर्म में, या फिर मेरी जो एक्टिव इनपुट पावर है उसको मैं PI के फॉर्म में, मतलब मेरे लिए PI जो अभी लिखा था V1 I1 3 टाइम्स लूंगी मैं, cos थीटा 1 3 टाइम्स लूंगी बेटा, क्योंकि पर फेज का लिया है तो उसको 3 करेंगे तो टोटल, तो ये टोटल 3 फेज में पावर जो इनपुटिंग हो रही है स्टेटर से वो 3 V1 I1 cos थीटा 1 है। या फिर इसी वॉट्स को मैं शो कर सकती हूँ ऐसे कि टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट में कितना है, 3.976 सर्किट में रेजिस्टेंस है, तो 3 इंटू I1 स्क्वायर, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का अगर मैं R मान लेती हूँ, टोटल Z का रियल पार्ट अगर R है तो ये भी पावर मेरी वो वाली है जो फीड हो रही है अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर को। अब इसी पावर को मैं और दूसरे तरीके से शो कर सकती हूँ, वो ऐसे कि कुछ पावर इसके अक्रॉस हीट डेवलप करेगी और कुछ पावर इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट डेवलप करेगी, या यहाँ यूटिलाइज होगी, और यहाँ यूटिलाइज होने वाली पावर में कुछ रोटर के अक्रॉस कॉपर लॉसेस डेवलप करने में जाएगा और कुछ मैकेनिकल आउटपुट हमें दे देगा शाफ्ट पे। तो इसका मतलब मेरी इनपुट पावर ऐसी भी हो सकती है, मेरी इनपुट पावर ऐसी भी हो सकती है, मेरी इनपुट पावर 3I1 स्क्वायर R1 प्लस ये वाला RF, टोटल रेजिस्टेंस मेरा पूरे सर्किट का R1 प्लस RF है। तो R1 प्लस RF में से I1 स्क्वायर करंट जब बहेगा तो टोटल 3 जो है इंटू 3 करेंगे तो टोटल इनपुट पावर हो जाएगी फीड होने वाली 3 फेज इंडक्शन मोटर को। अब इसको मैं स्प्लिट करके 3I1 स्क्वायर R1 भी कर सकती हूँ प्लस 3I1 स्क्वायर RF भी कर सकती हूँ। अब ये वो है जो स्टेटर के अक्रॉस कॉपर लॉसेस में वेस्ट हो जा रही है, और ये वो पावर है जो क्रॉस होके पहुंच रही है रोटर तक, मतलब ये आपकी एयर गैप पावर है। तो स्टेटर कॉपर लॉसेस प्लस एयर गैप पावर PG ऐसे करके मैं लिख रही हूँ। और बेटा ये सारी चीजें हमें समझ में आती है इक्विवेलेंट सर्किट से। अब PG मेरे लिए क्या हो जाएगा, 3I1 स्क्वायर मतलब 54.68 का होल स्क्वायर प्लस RF की वैल्यू कितनी है 3.816, वो सब्सटीट्यूट कर दी तो टोटल एयर गैप पावर मुझे कितनी मिल रही है 34,203.37 वॉट्स। अब इस पावर का 1 - S टर्म जो होती है, क्वांटिटी प्रोपोर्शन जो होता है वो आपका मैकेनिकल पावर होती है जो रोटर पे पहुंचती है, तो 1 - S मतलब 0.035 और PG की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो मुझे मिला 33,006.25 वॉट्स। इतनी मुझे मैकेनिकल पावर मिली आया। अब आउटपुट पावर PO हमें चाहिए, पावर में से रोटेशनल लॉसेस अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली रोटेशनल लॉसेस आपके फिक्स लॉसेस के बराबर ही होते हैं, क्योंकि उसमें आयरन लॉसेस स्टेटर के भी इंक्लूडेड रहते हैं पर इतना बड़ा अमाउंट नहीं रहता है, इसलिए हम इसको रोटेशनल लॉसेस में इंक्लूड कर लेते हैं। तो PO इक्वल टू PM माइनस P फिक्स जो होगा वो टोटल मतलब 450 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 33,006.25 में से, तो 32,556.25 वॉट्स इतना आ जाएगा। अब ये आउटपुट पावर क्यों निकालनी थी बेटा, हमें निकालना था शाफ्ट टॉर्क निकालना था। तो शाफ्ट टॉर्क एक्चुअली क्या होता है, टाउ नॉट इक्वल टू P नॉट अपॉन ओमेगा R होता है। ओमेगा R की वैल्यू पहले मैंने NR निकाली, सेकंड पॉइंट में हमें NR निकालने को कहा था 1 - S इंटू NS करके, तो वो सॉल्व किया तो 1447.5 इतनी हमारी RPM आ जाएगी
रोटर की स्पीड जो हमसे पूछा गया था, मतलब 1 माइनस एस इंटू एन एस करके, और एन एस कितना होगा 120 एफ बाई पी, मतलब 120 इंटू 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 4 पोल करेंगे तो हमें 1500 सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा। 1500 को मैं 1 माइनस एस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे एन आर की वैल्यू मिलेगी आरपीएम में। एन आर की आरपीएम की वैल्यू को जब मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी तो वो मुझे आरपीएस में मिल जाएगा और ओमेगा आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पी नॉट जो निकाला था वो हमें टाउ नॉट निकालना था, पूछा गया है इसलिए हमने पी नॉट निकाला था, और पी नॉट को मैं ओमेगा आर से डिवाइड करके टाउ नॉट निकालूंगी। तो वही आगे किया, पी नॉट मैं निकाल चुके 32556.25 और ओमेगा आर जो होता है वो 2 पाई एस होता है, मतलब ये तो न्यूमरेटर आर 2 पाई 2 इंटू 22/7 और एन मतलब 14,1447.5 को मैं 60 से डिवाइड करके एन निकाल लूंगी। तो इस तरीके से इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमें 214.69 न्यूटन मीटर से इतना टॉर्क मिला। अब मुझे इफिशियंसी भी निकालनी है, तो बेटा इफिशियंसी निकालने के लिए मैं ये चार्ट फिर से रिवाइज करना चाहूँगी। पी आई हमारी इनपुट पावर है जो हम सप्लाई कर रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को। पी आई में से कुछ पार्ट जो है वो स्टेटर के कॉपर लॉसेस और स्टेटर के आयरन लॉसेस में मतलब वेस्ट हो जाता है, लूज हो जाता है। बाकी की बची हुई पावर पीजी जो है एयर गैप क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। एयर गैप को क्रॉस करते हुए जब पावर आगे बढ़ेगी, मतलब करंट आगे बढ़ेगा, तो उसकी वजह से रोटर में रोटर कॉपर लॉसेस होंगे, मैकेनिकल पावर डेवलप होगी। ये मैकेनिकल पावर जब रोटर को घुमाने लगती है तो शाफ्ट पे कुछ पावर अपीयर होती है, और या कहना चाहिए जब रोटर घूमने लगता है तो रोटेशनल लॉसेस होते हैं और बाकी की बची हुई पावर शाफ्ट पर अपीयर हो जाती है। तो हमें PO अपॉन PI जब हम करेंगे, PO अपॉन PI इंटू 100 करेंगे, PO अपॉन PI इंटू 100 करेंगे तो हमें इफिशियंसी पता चलेगी। और PO हमारे पास है बेटा, PI मुझे अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर PO में मैं ये वाले लॉसेस और ये वाले लॉसेस को मिला दूँ तो मुझे PI पता चल जाएगा। अब PO में P रोटेशनल और आयरन लॉसेस ऑफ स्टेटर, इन दोनों का सम मिला के हमको दे दिया है 450। रोटर कॉपर लॉसेस मैं अभी इवैल्यूएट कर लूंगी, स्टेटर कॉपर लॉसेस भी मैं अभी इवैल्यूएट कर लूंगी। तो टोटल सम लॉसेस का जो मुझे मिल जाएगा वो ऐसे कि PI इज इक्वल टू PO प्लस ये दोनों मिला के फिक्स्ड लॉसेस प्लस स्टेटर कॉपर लॉसेस प्लस रोटर कॉपर लॉसेस, ऐसे करके टोटल मेरी इनपुट पावर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आउटपुट पावर मैंने लिख दिया जो इवैल्यूएट कर चुके हैं। फिक्स्ड लॉसेस मुझे 450 मालूम है जो कि किस किस को इंक्लूड किए हुए, PSI और P रोटेशनल को। स्टेटर कॉपर लॉसेस मैं कैसे निकालूंगी, तो 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर इंटू R1 करके मुझे स्टेटर कॉपर लॉसेस मिलेंगे। और रोटर कॉपर लॉसेस मैं कैसे निकालूंगी, S टाइम्स ऑफ PG। मुझे शुरू से मालूम है कि S टाइम्स ऑफ PG हमेशा रोटर कॉपर लॉसेस होते। तो ये टर्म रही 450 रही, 3 इंटू I1 स्क्वायर मतलब 54.68 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू 0.61 है वो लिख दिया, S की वैल्यू 0.035 है, PG की वैल्यू हमने निकाल ली थी 34,203.37। टोटल सम किया तो PI की वैल्यू 35,638.52 आया। तो बस मैंने वही सब्सटीट्यूट कर दिया, PO को मैंने 32,556.25 और PI को मैंने 35,638.52 किया और इंटू 100 किया। तो ये मेरी इफिशियंसी 91.3% आई एट 0.035 स्लिप पर। तो इस तरीके से बेटा इक्विवेलेंट सर्किट को यूटिलाइज करते हुए हम डिफरेंट तरीके से सारी क्वांटिटीज़ जो हमसे पूछी जाती है, टॉर्क, करंट, स्लिप, स्पीड और इफ़िशंसी, ये सारी चीज़ें या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।